हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 मई और 21 मई साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ना चाहते हैं। और इस वीडियो में 21 मई के करंट अफेयर हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो सेशन को कर लें स्टार्ट तो हम कर लेंगे, पर उससे पहले वीडियो को प्लीज़ आप लाइक जरूर कर देना और के साथ साथ जो है ना आप लोग वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपसे लास्ट सेशन में मैंने एक सवाल किया था कि अहमदाबाद के किस पारंपरिक शिल्प में हाल ही में जीआई टैग मिला है। अहमदाबाद के किस पारंपरिक शिल्प को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ना वो अभी हाल ही में मिला है। और किसको मिला है सर? अहमदाबाद के जो है ना वो आपका एक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है, तो इसको मिला है अभी। अहमदाबाद का सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है, इसी को मिला है जीआई टैग। जीआई का मतलब क्या होता है सर? जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतन या भौगोलिक संकेतक टैग के नाम से भी इसको हिंदी में कहा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि ये कानूनी टैग होता है एक प्रकार का, जो किसी भी प्रोडक्ट को उसकी खास जियोग्राफिकल लोकेशन, उसकी पर्टिकुलर कह सकते हो गुणवत्ता कह लीजिएगा या उसकी प्रतिष्ठा कह लीजिएगा, उसकी उसकी कोई खास विशेषता जो है ना उसको दिखाने के लिए होता है। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सर जीआई टैग है, उसको देने से फिर हो ही क्या जाएगा। देखो, कोई भी वस्तु है, कोई भी खास चीज़ है, उसको किसी जगह का या किसी एरिया की वजह से जो ना प्रसिद्ध होती है, कोई भी चीज़ होती है। जैसे एग्जांपल से आपने बीकानेरी भुजिया सुने होंगे, तो वो हर जगह बीकानेर मिष्ठान भंडार जैसे बने हुए हैं। बीकानेर की भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है और उस जगह के वजह से ही वो फेमस है ये, क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की पारंपरिक तकनीक जो बनाने की है, तो उसी के लिए ही फिर उसको जीआई टैग दिया जाता है ये। तो यूनिकनेस जो होता है ना उसको संरक्षित करने के लिए और कोई उसकी कॉपी पेस्ट ना करे, इसको रोकने के लिए जीआई टैग बड़ा ज़रूरी होता है। जीआई टैग से रिलेटेड कोई ऑफिशियली एक्ट वगैरह भी है क्या? हाँ, एक्ट है ना। एक्ट है 1999 का, याद रखना आप लोग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट है उसका पूरा नाम। जीआई टैग का जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है सर। भारत में ये लागू कब हुआ था? भारत में लागू हुआ था 2003 में। सर, एक बार किसी को जीआई टैग मिल जाए तो फिर वो हमेशा के लिए क्या? नहीं, 10 सालों के लिए होता है। हर 10 साल बाद में उसको रिन्यू करवाना होता है। सर, इसको कंट्रोल कौन करता है जीआई टैग को? जीआई टैग को कंट्रोल करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ठीक है ना। रजिस्ट्री, सर ये रजिस्ट्री है कहाँ पे? ये रजिस्ट्री अपने भारत के अंदर तो पड़ती है, चेन्नई के अंदर है। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही है, ध्यान रखना आप लोग। इंटरनेशनल भी कोई इसकी वैल्यू है सर? मतलब दुनिया में भी कोई है? हाँ, दुनिया में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसको मान्यता मिली हुई है 1999 के एक्ट के चलते हुए। अच्छा सर, एक बात बताओ कि जीआई टैग किन किन को मिलता है? तो जीआई टैग एक एग्रो प्रोडक्ट को मिलता है। एग्रो प्रोडक्ट में कोई चावल, जैसे भारत में चावल को तो बहुत सारे प्रकार के चावल है। जैसे आपने सुना होगा मारचा चावल बिहार के हैं, एक चक हाउ ब्लैक राइस है मणिपुर के हैं, है ना। तो ऐसे जुडीमा राइस वाइन है आसाम के, बड़े फेमस है वो। ऐसे भारत में हरियाणा पंजाब का एक टैग प्रोडक्ट भी है, बासमती चावल टैग के नाम से है। और फल है, सब्जी वगैरह भी हो सकते हैं सर। कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, जैसे कोई कढ़ाई है, लकड़ी का नाम वगैरह हो सकता है आपका। खाने पीने की चीज़ हो सकती है, मिठाई है, जैसे खाजे मिठाई है गोवा की, उसको मिला हुआ। तिरंगी मिठाई यूपी की, उसको मिला था। नमकीन जैसे अभी मैंने बताया था आपका ये हो गया राजस्थान का, बीकानेर का हो गया। कपड़े तो बहुत सारे हैं, कपड़े तो आप समझ लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कपड़े जैसे इद्दू मिश्मी टेक्सटाइल, आप बता सकते हो इद्दू मिश्मी टेक्सटाइल कहाँ का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? हाँ, साड़ी बहुत फेमस है। कहाँ की साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है बता सकते हो? सिल्क कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो आपके मन में अगर ये है कोई आंसर तो आप बता सकते हो। भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, ब्लैक टी को। दार्जिलिंग में भी 4 टाइप की चाय होती है। ब्लैक टी होती है एक वहाँ पे ग्रीन टी होती है, एक वहाँ पे वाइट टी होती है, एक वहाँ पे उलोंग टी होती है। तो ब्लैक को 2004 में मिला था, ग्रीन और इसको वाइट को मिला था 2019 में मिला था। वैसे बनारसी साड़ी मैं बता देता हूँ, बनारसी साड़ी यूपी की है, तो बहुत फेमस है वो, ठीक है ना। और कई सारे ऐसे हैं जो आपके जीआई टैग है। जैसे एक मधुबनी पेंटिंग है, बहुत फेमस है, बिहार की है वो। बिहार की जो है ना मधुबनी पेंटिंग। अल्फांसो आम है, जैसे अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है, इससे ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी जो है ना बढ़ जाती है आपकी। खैर, आगे जाते हैं हम लोग। और अगला जो सवाल हम पढ़े, हाँ उससे पहले अगर आप लोग सोशल साइंस मुझसे पढ़ना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट डेप्थ में जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग सोशल साइंस वाला ही बैच है ले सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। और स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप लोग जो है ना वो संपूर्ण बैच भी ले सकते हैं। उसमें कंप्यूटर ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, बाकी सब्जेक्ट अब आगे हम स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट पूरा हुआ, पूरा नहीं हुआ अभी ये। अभी 2 या 3 लेक्चर जो है ना अभी और जाने बाकी हैं।
बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, बहुत ही हाई लेवल का कंटेंट उसके अंदर दिया गया है। तो आप पढ़ोगे तो वाक़ई आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा आपने कहीं, लगभग मेरी उम्मीद है कि कहीं नहीं पढ़ा होगा इतने इतने एक अच्छे तरीके से, इतने डिटेल में और इतने अच्छे कंटेंट को। क्योंकि मैंने उसमें एनसीईआरटी को फ़ॉलो किया और एनसीईआरटी के साथ-साथ जो है ना आपका बाकी स्टैंडर्ड बुक्स है, उनको भी फ़ॉलो किया। बाइलिंगुअल 100% कंटेंट है। आप किताब पढ़ सकते हो हरियाणा जीके की, तो आप ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ले सकते हो इस किताब को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ा दिया था आपको। आज का पहला सवाल है कि वर्ल्ड बी डे का उद्देश्य क्या है? जो हरियाणा में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति को लागू किया गया है? तो वर्ल्ड बी डे अभी रिसेंटली, मधुमक्खी दिवस अभी रिसेंटली 20 मई को सेलिब्रेट किया गया था। इसका उद्देश्य ये था परागगण के महत्व के प्रति जागरूकता, और हरियाणा में मधुमक्खी पालन नीति 2021 के तहत ये है आपका 20 मई को ये सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। वैसे मधुमक्खी पालन नीति की 23 सितंबर 2021 से स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य बस यही है कि रोजगार को बढ़ावा देना है, शहद उत्पादन को प्रोत्साहन करना है, ठीक है। अभी करंट का टारगेट है एक 2021 की पॉलिसी के अनुसार लगभग 4,500 मैट्रिक टन का। 2030 तक इसको टारगेट लेके जाना है। 15,500 मैट्रिक टन का टारगेट है इसका। तो 10 साल की योजना 21 से 2030 तक की है, ताकि बी क्लस्टर्स है, बी कीपिंग क्लस्टर है, उस पर विकास हो सके। बी बॉक्सेस कोई लेता है तो उसको 85% तक की सब्सिडी मिलती है। बाकी उपकरणों पर भी सब्सिडी दी जाती है। हरियाणा में एक इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर भी है, रामनगर कुरुक्षेत्र में है, याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मई 2025 में हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चा एचटेट का एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हरियाणा में नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं अभी रिसेंटली। इनका नाम है टीवीएसएन प्रसाद। लास्ट टाइम पेपर में सेम क्वेश्चन आया था आपका, टीवीएसएन प्रसाद बने हैं, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के तेलुगु परिवार में जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट किया। 1988 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और हरियाणा कैडर की सेवा की थी। रोहतक और कुरुक्षेत्र के उपायुक्त और हरियाणा राज्य एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के प्रमुख प्रशासक और हरियाणा सरकार के फूड डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो आपका नागरिक आपूर्ति डिपार्टमेंट है, उपभोक्ता मामले के डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड, उनके सचिव रह चुके हैं ये। 2014 से 18 के बीच में केंद्र में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, उसमें भी निदेशक रह चुके हैं। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं, बाद में सचिव बने थे। 2024 में इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या कह सकते हो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली है, उसमें अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट की है अपनी। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए नाम जो है ना वो टीवीएसएन प्रसाद को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, और औपचारिक रूप से ऑफिशियल ऑर्डर इनके लिए अभी जारी किए जाएंगे, अभी जारी हुए भी नहीं है वैसे। और इसके साथ साथ वर्तमान में जो है ना प्रदीप शेखावत को वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है करंट के लिए। हालांकि अभी जो है ना करंट, तो जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आते ना तब तक के लिए है ये वाले, ठीक है। हरियाणा सूचना आयोग का गठन कब हुआ था सर? ये भी क्वेश्चन हरियाणा के पेपर में पूछा जा चुका है। एक्ट था 2005 का आपका, ठीक है। तो ये भी याद रखना है डियर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को कितनी प्रोत्साहन राशि जो है वो दी गई है, और ये फिल्म किस लोक कवि के जीवन पे आधारित है? तो ये 1 करोड़ और पंडित लक्ष्मीचंद, दादा लक्ष्मीचंद के जीवन पे आधारित है ये। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पे आधारित है, और यशपाल शर्मा इसके मूवी के डायरेक्टर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 करोड़ का इंसेंटिव मिला है इसको, हरियाणा फिल्म पॉलिसी के चलते हुए। इनकी जीवनी के आधारित ये मूवी है, 3 चरण में बताई है। इनका बचपन, इनका जो है ना टीनेज, और के साथ साथ इनके युवावस्था दिखाई गई है। और लक्ष्मीचंद की माँ का किरदार इसमें मेघना मलिक ने निभाया है। बचपन और किशोरावस्था निभाने वाले कलाकार योगेश वत्स और हितेश शर्मा हैं। स्क्रिप्ट पर 3 सालों तक रिसर्च किया गया राजू मान और रोशन शर्मा के द्वारा। और सिंक साउंड टेक्निक है, संवाद सीधे रिकॉर्ड होते हैं, डबिंग नहीं होते हैं इसके अंदर। जमाल गांव में मेनली शूटिंग हुई है, बाकी और भी गांव है हरियाणा के अंदर। दादा लक्ष्मीचंद का जन्म स्थान जाट्टी सोनीपत है, वहाँ पे भी इसके अंदर जो है ना वो शूटिंग हुई है। पुराने मकान वगैरह है उसके कारण वहाँ पे शूटिंग हुई है मेन। तो गांव के लोग हैं एक्स्ट्रा कलाकार बने कुछ। गांव का माहौल एक बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल था। हरियाणवी कलाकार जगत परदेसी ने सुझाया था इस जमाल गांव को ही। और हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऐसा टारगेट समय समय पे लेती रहती है। पंचकुला और गुरुग्राम में 2 फिल्म सिटी बनाने की भी सरकार योजना बना रही है। हरियाणा को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाना भी टारगेट है हरियाणा सरकार का।
इससे पहले भी फिल्मों को बेसिकली दी जा चुकी है सब्सिडी, जैसे छलांग मूवी को 2 करोड़ मिले थे, तेरा क्या होगा लवली इसके लिए भी 2 करोड़ मिले थे, तेरी मेरी गल बन गई, फूफड़जी, 1600 मीटर और दादा लक्ष्मीचंद, इन मूवियों को ऑलरेडी मिल चुका है। हरियाणवी सिनेमा में सबसे फेमस फिल्म चंद्रावल मानी जाती है, ठीक है ना। सबसे पहली फिल्म तो हरियाणा की वैसे धरती बोलते हैं, धरती, ठीक है। दादा लक्ष्मीचंद कौन थे सर? ये हरियाणा का सूरदास, हरियाणा के लोक साहित्य का सम्राट, महान लोक कवि के नाम से जाना जाता है। 1901 में जाट घराने में और इनका जो है ना वो जन्म हुआ था आपका। और इसके साथ साथ जो है ना ध्यान रखना आप लोग, इनका देहांत 1945 में। लोक साहित्य रागनी संवाद से संबंधित हरियाणा का सूरदास, लोक कला सम्राट इनके अन्य नाम। दादाजी ने रागनी हरियाणवी कविता गायन शैली को लोकप्रिय बनाया था। संगीत नाटक भी बहुत फेमस था, ठीक है ना। शिक्षा का प्रचार भी किया था और बहुत फेमस काव्य रचनाएं भी हैं इनकी, से पूर्ण भगत बहुत फेमस है, राजा हरिश्चंद्र फेमस है, समांग शैली भी बहुत फेमस है, हीर रांझा, गोपीचंद भर्तरी, सती हांसी की कथा हुई। इसके अलावा इनको अवार्ड भी बहुत सारे मिल चुके हैं, इनके नाम पे बहुत सारे पुरस्कार भी सेटअप किए गए हैं। हरियाणा में 2022 में उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी, उसी के लिए हम आज बात कर रहे हैं। ये हरियाणा की वर्तमान गृह सचिव कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका ठीक आंसर रहेगा आपके पास में डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा। डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा इनका नाम है और ये 1990 बैच की IAS अधिकारी है ये, और दिसंबर 2024 में इन्होंने पदभार संभाला था ये। और इनके पास में गृह, न्याय, जेल और आपराधिक न्याय प्रशासन का डिपार्टमेंट है। ये वैसे वरिष्ठ सलाहकार भी रह चुकी है ये, जैसे कि इनके पास में प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार रह चुकी है 18 से 21 में ये। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के भी MD रह चुकी है ये। सूरजकुंड मेले का आयोजन भी इनके देखरेख में निदेशक में हो चुका है, और महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट की सचिव भी रह चुकी है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है सर? सुशासन में नवाचार लाता है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उसकी योजना के तहत किसानों को डिजिटली डेटा देना है। गुड गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुए हैं इस पहल को वैसे भी। आर्ट एंड कल्चर को भी जो ना आगे लेके जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर सेवा, AI आधारित ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम है आपका, और इन्होंने इन सब कामों में योगदान दिया है ये। वक्त के उजाले में और लम्हों की शबनम, ये इनकी साहित्यिक 2 प्रमुख कविता भी है। वैसे जो मेजर फंक्शन आता है इस गृह सचिव का, डिपार्टमेंट का, इसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, पुलिस विभाग को कंट्रोल करना है, जेल और बंदी गृह का प्रशासन है, आपदा प्रबंधन पे भी काम करना है, खुफिया निगरानी रखना, VIP सुरक्षा और विशेष प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार करना है, E-गवर्नेंस को आगे लेके जाना, और पॉलिटी एंड लेजिस्लेटिव जो एडवाइजरी रोल है ना उस पर भी खास फोकस करना। वर्ल्ड मास्टर गेम 2025 ताइवान में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले हरियाणा के किस खिलाड़ी के ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में उपलब्धि हासिल की है? तो इनका नाम है चंद्र प्रकाश विज, हरियाणा के पंचकुला जिले से संबंधित है। 75 वर्षीय रिटायर्ड कर्नल चंद्र प्रकाश विज ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है, और भारत ने कांस्य पदक भी इसमें जीता है। ये 75 वर्षीय राम किशोर शर्मा, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 100 से ज़्यादा देशों ने इसमें भाग लिया है। बुजुर्ग खिलाड़ियों के लिए वैश्विक खेल महाकुंभ इसको बोला करते हैं। लगभग 25,000 के आसपास इसमें खिलाड़ी थे। 4 सालों में एक बार होता है। 11वां सीजन इस बार हुआ था, ताइवान के अंदर हुआ था ये। हरियाणा के किस जिले में रबी खरीद सीजन 2025-26 के दौरान सर्वाधिक गेहूं की खरीद जो है ना वो दर्ज की गई है? सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीद जो है ना इस बार हुई है कहाँ पे? सिरसा के अंदर हुई है आपकी। सभी 22 जिलों के आंकड़ों के अनुसार सिरसा के अंदर जो है ना वो गेहूं की हुई है सबसे ज़्यादा खरीद आपकी, और भिवानी में हुई है सरसों की खरीद सबसे ज़्यादा। इन 2 डिस्ट्रिक्ट का नया डेटा जो है ना आया है आपका ओवरऑल। और सिरसा जिले में गेहूं का खरीद का आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नंबर 1 याद रखना है बस, ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के नए कुलपति कौन बने हैं? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।